Hi everyone, I hope you guys are all fit and fine. So my name is Shivlata and I'll be teaching you science. तो देखो अप्रॉक्स 20% ऑफ आर 100 डेज जर्नी हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू जो इस जर्नी में अभी तक बने हैं, क्योंकि देखो शुरुआत तो बहुतों ने की होगी बट वो आधे में छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो जो भी लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, देखो आप बहुत लोगों से ऑलरेडी एक कदम आगे हो। ठीक है, अपनी ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ओके, सो स्टार्टिंग आर टुडेज लेक्चर विच वुड बी ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। देखो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं जो हमारे PYQs में मेंशन है और जिनकी आने की संभावना है, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सो ये तो बेसिक सी चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन नीड के लिए, बेसिकली फूड के लिए हमें प्लांट्स की कितनी ज़रूरत है। हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है वही प्लांट से हम मतलब अपना खाना प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, हमको अपना खाना प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोथिंग और बहुत सारी चीज़ों में भी प्लांट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सनफ्लावर ऑयल, देखो ये एक नॉन वॉलेटाइल ऑयल होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ पे जिन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वहाँ पे वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अनस्टेबल या फिर ऐसी चीज़ें जो कि गैस में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, मतलब जो उड़ जा रही हैं, जैसे कि आपका कैम्फर होता है, कपूर होता है, आप उसको रख देते हो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में तो वो अपने आप गायब हो जाता है। एंड अगर आप रखते हो तो सराउंडिंग में उसकी आप स्मेल तुरंत महसूस कर पाते हो कि हाँ कपूर बहुत स्ट्रांगली महक रहा है। वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में तुरंत उड़ने लगता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। एंड इसका उल्टा होगा नॉन वॉलेटाइल, जो कि स्टेबल पोजिशन में होगा। एंड बेसिकली उसका एक कैरेक्टराइजेशन आप कर सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में उतनी तेज़ी से नहीं घुलेगा या फिर वो इवापोरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल ऑयल होता है। ये आप इससे भी पता लगा सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं होती है। ठीक है, जो सनफ्लावर की सीड्स होती हैं उनको क्रश करके तेल निकाला जाता है। अब देखो क्या है ना कि कुछ स्पीशीज़ हैं जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछ लेते हैं। ठीक है, और जैसे पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें हो सकता है कि 3-4 स्पीशीज़ का नाम देख के वो मैच द फॉलोइंग कर दें, तो आपको एटलीस्ट बेसिक जो स्पीशीज़ बार बार पूछी गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स का और वर्ड एसोसिएशन का यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले की क्लासेस में भी किया है। ठीक है, तो सनफ्लावर को जो साइंटिफिक नेम होता है उसका वो होता है हेलियांथस एनस। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, देखो सन जो है आपने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा होगा, जो ड्राइंग्स वगैरह अगर आपको याद होंगी तो बुद्धा के पीछे ऐसे हम कहते हैं ना कि हालो होता है। ठीक है, तो हालो क्या होता है, बेसिकली एक प्रकाश होता है जो सन की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसमें सन है, हालो से आप एसोसिएट कर लो हेलियांथस। ठीक है, नाउ इट कैन बी सेफली यूज्ड फॉर बाय हार्ट पेशेंट। ठीक है, अब हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हार्ट पेशेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल कैसे एसोसिएटेड होता है, अगर आप रिकॉल कर पाओ तो। ठीक है, तो ये जो ऑयल होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता है ब्लड में। ठीक है, इसीलिए ये हार्ट पेशेंट्स के लिए सेफ होता है। ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी ईजिली डाइजेस्टेड। अब हम बात करेंगे एसेंशियल ऑयल्स की। जैसे आपने बहुत सारे एड्स वगैरह देखे होंगे, जैसे आपने रोज़मेरी ऑयल देखा होगा, सुना होगा, या फिर टी ट्री ऑयल होता है एक, वो सुना होगा। तो मल्टीपल कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर्स में या फिर कैंडल्स में इन ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, विच मीन्स ये एटमॉस्फेयर में इवापोरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी फ्रेगनेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब देखो जैसे चंदन आ गया, तो हम रेड जो रेड सैंडलवुड होता है, बेसिकली लाल चंदन, उसको हम रेड सैंडल्स भी बोलते हैं। इससे आपको कोई मूवी याद आ रही होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रेड सैंडल्स इंडिया में कहाँ पाया जाता है एंड कौन सी मूवी से एसोसिएटेड है ये। ठीक है, चलो सैंडलवुड जो है वो
साउथ इंडिया का नेटिव है, ठीक है। एंड इसकी ऑयल का जो बेसिक डिमांड होता है वो किस चीज़ में होता है, परफ्यूम्स में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे परफ्यूम्स में और या फिर सोप्स में कह लो, चंदन का यूज़ होता है, ठीक है। और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है। नाउ वी हैव कैम्फर ऑयल। कैम्फर इज़ कपूर। अब देखो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा ना कि कपूर का पेड़ भी होता है, ये किसी पेड़ से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो एक बार देखो, स्पीशीज़ को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, नहीं इमेजिन कर पाते हो आप, तुरंत उस स्पीशीज़ का नाम गूगल करो, उसकी एक पिक्चर देख लो, ठीक है। और ये तो स्पेसिफिकली देखना, कपूर का पेड़ बहुत सुंदर होता है, जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, ऐसे बरगद के पेड़ की तरह दिखता है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये देख लेना। तो कैम्फर ऑयल जो है वो हम इन पेड़ों की वुड्स और लीव से ऑब्टेन करते हैं। अब इसका नाम क्या है, सिनेमोमम कैम्फोरा, ठीक है। तो ये तो इसमें कैम्फर आ रहा है, कैम्फर आप याद कर लोगे कि इसको हम बोलते हैं सिनेमोमम कैम्फोरा। अब बेसिकली ये किन चीज़ों में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सेल्यूलॉइड और बहुत सारे नाइट्रोसेल्यूलोज कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो मेरे लेक्चर्स करने का फ़ायदा यही है ना कि जो कॉन्टेक्स्ट है और जो चीज़ें हैं इसमें स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो जो केवल पीडीएफ पढ़ रहे हैं उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि लेक्चर को पूरा देखना, एंड यू ऑल्सो नो कि लेक्चर के लास्ट में आई ऑल्सो हैव अ रिवॉर्ड फॉर यू, ठीक है। तो पूरा देखना लेक्चर को, ओके। देखो अब सेल्यूलॉइड और नाइट्रोसेल्यूलोज कंपाउंड्स को हम समझ लेते हैं। सेल्यूलॉइड बेसिकली जैसे कोई भी चीज़ को प्रेस कर दिया गया, अगर जैसे मान लो आपकी कॉपी की जो बाइंडिंग होती है उसको हम, वो किससे बनी होती है, मेजरली प्लांट पल्प वगैरह से बनती है, तो उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ सेल्यूलॉइड कंपोनेंट। एंड नाइट्रोसेल्यूलोज कंपोनेंट में क्या होता है कि कोई भी जैसे वुड पल्प ही हो गया, वुड पल्प है या फिर कॉटन वगैरह, तो इसमें हम कैम्फर की बात करें तो कैम्फर की वुड की बात करेंगे बेसिकली, कि कैम्फर के वुड में नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लिया या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लिया या फिर कोई भी ऐसा कंपोनेंट यूज़ कर लिया जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है। तो उसमें हम कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज़ कर लें, उसको हम बोल देते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज कंपाउंड्स। ये इस पे PYQ आ रखा है बेसिकली कि नाइट्रोसेल्यूलोज को बॉम्ब बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेरा लेक्चर देखने का यही सब फ़ायदा है कि बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर कराते चलूँगी, ठीक है। नाउ देन वी हैव मिंट ऑयल। आप सबको पता है कि मिंट ऑयल से मेंथॉल बनता है। मेंथॉल बेसिकली क्या होता है, ये टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, एंड इसका ऑयल भी होता है जो ऐसे ठंडा ठंडा सेंसेशन देता है। एक वो ऑयल भी तो आता था जो, अरे वो कौन सा ऑयल था, नवरत्न। तो वो किस लिए पॉपुलर था कि वो ऐसे बहुत ठंडी ठंडी सेंसेशन देता है, जिससे क्या होता है कि सर दर्द अगर आपको हो रहा हो तो उस सेंसेशन की वजह से आप फिर वो अपना दर्द एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो है लीफ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मेंथा आर्वेंसिस, ठीक है। मिंट से मेंथॉल बनता है एंड मेंथॉल से मेंथा आर्वेंसिस आपको याद होगा, ठीक है। एंड देखो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड्स, जैसे बेसिकली विक्स है, तो आप विक्स और ये नवरत्न तेल इन सब चीज़ों को एसोसिएट करो तो लगभग एक जैसे स्मेल करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये आपके कोल्ड ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। नाउ वी हैव इंडियन गूसबेरी विच इज़ आंवला, ठीक है। तो आंवला का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम बोलते हैं फाइलेंथस एम्ब्लिका, ठीक है। फाइलेंथस एम्ब्लिका, एम्ब्लिका को अम्ब्लिका ऐसे करके आप एसोशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी देखो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ना, उसमें ये डायरिया और डिसेंट्री को ट्रीट करता है, ठीक है। इसका जो बार्क है, लीव्स है, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम अलग अलग काम में यूज़ करते हैं, जैसे डाइंग और टैनिंग में भी। हमको पता है कि विटामिन सी का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये बहुत रिच इन विटामिन सी होता है, ठीक है। एंड इसका जो लकड़ी होता है ना, इट ईल्ड्स एक्सीलेंट चारकोल, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। अब देखो UPPCS में ना
PYQs में कभी कभी ऐसा भी दे दिया है कि कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ दे दी गई हैं, या तो जैसे आंवला है, पी के लिए भी यूज़ किया गया है, वीट की कोई वैरायटी है, उसको पूछ लेते हैं वो कि ये नाम किस ये वैरायटी किस स्पीसीज़ का है, ठीक है। तो उसमें कुछ वैराइटीज़ हैं आंवला की जो आपको याद करनी है, विच इज़ कंचन, कृष्णा, चकिया, BSR 1 एंड बनारसी। बेसिकली ये कंचन एंड कृष्णा आपको याद होना चाहिए कि ये आंवला की वैराइटीज़ हैं, ठीक है। नाउ मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ते इतना टाइम हो गया है, आज हम थोड़ी सी मौज करेंगे क्लास में। क्या मौज करेंगे मैं बताती हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो ना, बहुत से बच्चे क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं, आधा छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर टेस्ट नहीं देते हैं, और फिर वो आ जाते हैं शाम को ग्रुप में जो मैसेजेस होते हैं उसमें इधर उधर की बातें पूछने आ जाते हैं, या फिर अननेसेसरी डिस्कशन करने आ जाते हैं। तो आज हम उनको ट्रिक करेंगे। कैसे ट्रिक करेंगे? आज जब वॉर रूम में 10 बजे चैट खुलेगी तो सब लोग आके मैग्नीफेरा इंडिका लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे? मैग्नीफेरा इंडिका, विच इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। चुपचाप आना और मैग्नीफेरा इंडिका लिख के बैठ जाना, ठीक है। फिर देखते हैं, हम कंफ्यूज करेंगे लोगों को, देखते हैं कौन सीरियसली लेक्चर्स देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है, या पढ़ रहा है PDF या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वील डू दिस फन टुडे। आपको क्या करना है? मैग्नीफेरा इंडिका लिख देना है चुपचाप। नाउ इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे फलों का राजा आम बोलते हैं इंडिया में। एंड देखो इसका जो अनराइप फ्रूट होता है, क्योंकि वो खट्टा होता है, तो उसमें सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एंड सक्साइनिक एसिड्स पाए जाते हैं। राइप फ्रूट मैंने आपको बताया था कि विटामिन A बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें, एंड दिस फ्रूट इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। नाउ कमिंग टू बनाना। बनाना का साइंटिफिक नाम क्या है? मूसा पैराडीसियाका, ठीक है। क्या है? मूसा पैराडीसियाका। देखो ये साइंटिफिक नाम देखो टफ होगा थोड़ा आपके लिए, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको भी ये थोड़ा टफ लगेगा। तो इसका एक चीज़ आप कर सकते हो, रफ पेपर लो या फिर कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो, और जो मैं पढ़ा रही हूँ चुपचाप मैंगो इक्वल्स टू मैग्नीफेरा इंडिका, बनाना इक्वल्स टू मूजा पैराडीसियाका, ऐसे लिखते चलो, ठीक है। 3-4 बार लिख दोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं आपके सामने, आपको बस करेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा मेंशन करना है। तो आप जब देखोगे एग्ज़ाम में तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी, बट मेक श्योर कि इसकी प्रैक्टिस करो, पेन पेपर पे, टैब पे, कहीं भी जहाँ भी लिख सको करो, ठीक है। एंड ऑल्सो एक चीज़ देखो, मेरी क्लास अगर आप कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रफ पेपर लेके बैठे हो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्क्रिबल। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, उनको लिखो, चाहे कॉपी पे लिखो, चाहे टैब में लिखो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब इससे इजी क्या होगा कि आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको रिवाइज करना हो, कुछ ट्रिक्स आपको सजेस्ट करनी हो, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखो कमेंट सेक्शन में। मुझे मेरी क्लास में वैसे बच्चे नहीं चाहिए। अगर आप पॉपकॉर्न लेके बैठे हो, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हो, सोते हुए वीडियो देख रहे हो, तो फिर बाय बाय टाटा, मत देखो वीडियो, ठीक है। देखो यार, हम इतनी सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, SSIP की टीम इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए, तो थोड़ी मेहनत तो आप अपने लिए खुद कर सकते हो ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने लिए आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इवन फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है? बस पढ़ना है अपने लिए एंड चीज़ों को रिवाइज करना है। तो मेक श्योर कि आप ये काम करो, क्योंकि देखो अगर आने वाले 4-5 मंथ्स की वजह से आपके आगे के 50-60 साल पूरे ही चेंज हो जाएंगे, तो इतना तो आप मेहनत कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो बनाना की कैलोरी वैल्यू हमें पता थी कि दे आर हाई इन कार्ब्स, ठीक है। नाउ अब देखो एक चीज़ है, ये PYQ में आ रखा है, तो यू शुड हैव दिस आइडिया कि वीट से अगर कंपेयर किया जाए उसकी फूड वैल्यू की, तो उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू गुआवा। देखो गुआवा में एसिड, शुगर और पेक्टिन तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन A, B एंड C। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है साइडियम गुआजावा। तो गुआजावा से आपको गुआवा याद रखेगा, इजी। ओके, नाउ कमिंग टू एप्पल। देखो एप्पल को ना
मैलस डोमेस्टिका बोला जाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है ना, यहीं से एक और चीज़ याद कर लो कि एप्पल में एक एसिड पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, विच इज़ कॉल्ड मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड से आप एसोसिएट कर लो मैलस डोमेस्टिका, ठीक है। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम इज़ मैलस डोमेस्टिका। अब देखो आपने सुना होगा कश्मीर वगैरह में, अफ़गानिस्तान वगैरह में एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। नॉट जस्ट एप्पल, उसको सुखा के भी खाते हैं। एप्पल का मुरब्बा इज़ ऑल्सो यूज्ड। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हार्ट हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था एन एप्पल अ डे कीप्स अ डैश फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कंप्लीट करने के लिए। एंड किसी एक बच्चे ने भी इसका आंसर नहीं दिया था। तो देखो ये अपनी तरफ से हम जितना आपको इंगेज करने की कोशिश करते हैं सो दैट आपका दिमाग एक्टिव रहे, आप चीज़ों को रिटेन कर सको, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो चलो आज बता दो, एन एप्पल अ डे कीप्स अ, आपको ये लाइन कमेंट्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी फिजिकल हैवीनेस है या फिर मेंटल स्ट्रेन है उससे आपको रिलीफ देता है। एंड एक और चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। अब देखो ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटिस विनिफेरा। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ग्रेप से ही वाइन बनती है, सॉरी, ग्रेप से ही वाइन बनती है। एंड जहाँ पे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और वाइन बनाई जाती है उसको हम विनयार्ड बोलते हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ऐसे कि एक बड़ा सा बास्केट टाइप का होता है, उसमें बहुत से अंगूर तोड़ के डाले जाते हैं एंड फिर उसको लोग उस पर जंप करके पैरों से क्रश करते हैं वाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो वाइन से याद रखना विनीफेरा। एंड ग्रेप्स का कल्टीवेशन क्या होता है, विटीकल्चर। देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ग्रेप्स का साइंटिफिक नाम याद रखना, वाइटिस विनीफेरा। अब देखो इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल एंड इट हैज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन और विटामिन बी, ठीक है। देखो मैंने बताया कि ये वाइन मेकिंग में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे जो भी खट्टे फल होते हैं बेसिकली उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। या फिर अभी हमने पढ़ा आंवला, क्या था आंवला का साइंटिफिक नाम बताओ चलो। तो फिर उनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स क्योंकि दे आर हाई इन विटामिन सी विच इज़ साइट्रिक एसिड, या इसका क्या नाम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी का क्या नाम होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आज, ठीक है। अब नहीं आएगा रिप्लाई फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, आप लोग को क्या कर सकते हैं, फिर अकेले हम कितने एफर्ट्स करेंगे आप लोग के लिए। चलो अब सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टमक कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। एंड देखो लेमन्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है साइट्रेट का या फिर सिट्रिक एसिड का, ठीक है। अगर आप डेली, इसलिए बोलते हैं ना लोग कि डेली नींबू पानी पीना चाहिए सुबह बेसिकली, क्योंकि ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है एंड इट हैव ऑल्सो डाइजेस्टिव बेनिफिट्स, ठीक है। चलो नाउ वील टॉक अबाउट नीम। नीम का जो साइंटिफिक नाम है अज़ाडिरैक्टा इंडिका, ठीक है। नीम को हम बोलते हैं अज़ाडिरैक्टा इंडिका। इसके पहले हमने एक और वैरायटी पढ़ी थी जिसमें इंडिका आता है, क्या पढ़ा था हमने, मैग्नीफेरा इंडिका। किसको बोलते हैं, मैंगो को बोलते हैं। देखो नीम को हम सब जानते हैं कि पुराने गांव वगैरह में इसको बहुत सारे डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इवन फीवर्स में भी नीम के पानी को उबाल के एंड उससे बॉडी वॉश किया जाता था। फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी हम ये यूज़ करते थे, तो इसको हम विलेज फार्मेसी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में, आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ किया जाता है एंड इट हैव ऑल्सो बीन सीन कि ये कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी हेल्पफुल रहा है, ठीक है। इसकी सीड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब कुछ यूज़ होता है। देखो कीमो प्रिवेंटिव मतलब कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, और इट हैव एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स यानी कि ट्यूमर्स को भी रोकता है, ठीक है।
अब देखो हमने इसका साइंटिफिक नाम पढ़ा एज़ैटिरैक्टा, ठीक है। इससे कौन सा केमिकल निकलता है? एज़ैटिरैक्टिन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि एज़ैटिरैक्टिन नाम का केमिकल कौन से प्लांट से निकलता है, तो आप क्या लिखोगे, मतलब क्या टिक करोगे? नीम। ओके, सो दिस केमिकल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ हेपाटोप्रोटेक्टिव एजेंट। अब हेपाटोप्रोटेक्टिव क्या होता है? बेसिकली आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में भी हम इसको एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत अलग लेवल की पेस्टिसाइड्स नहीं बना पाते थे हम लोग, तो बेसिकली जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, आज भी नीम की सूखी पत्तियां जो हैं उनको खाद की तरह लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। देन देखो दिस इज़ यूज एज फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, मतलब ये फंगस या इंसेक्ट्स को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इससे इन्फेक्शंस नहीं होंगे। प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। नीम की सूखी पत्तियों को जला दो तो वहाँ से मच्छर भाग जाते हैं, विच इज़ देखो 100% इफेक्टिव, ठीक है। देन इसी के साथ ही पढ़ लो कैम्फर जो कपूर होता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज एज नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी टाइम से करंट में भी रहा है एंड एनर्जी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। देखो बायोडीजल होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। बायोडीजल इज़ अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही ये समझाया है कि कोई भी चीज़ होती है अगर नहीं समझ में आती है या थोड़ी हार्ड लगती है या समझने की कोशिश करनी हो तो उसको ब्रेक करके समझा करो। वी ऑल नो बायो मीन्स लिविंग बीइंग, ठीक है। तो बायोफ्यूल मतलब कोई भी फ्यूल जो हम लिविंग बीइंग्स का यूज़ करके बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल देंगे बायोफ्यूल। एंड बायोडीजल इज़ अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। सो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनका यूज़ करके हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, उसको ये कम करता है, ठीक है। आप सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, एक तो ये लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, और दूसरा इनको जलाने और एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारी CO2 एमिशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स को, ठीक है। अब कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे बायोफ्यूल्स होते हैं, या फिर उनको हम बायोडीजल प्लांट्स भी बोलते हैं, वो आपको याद करने हैं। वी हैव रतन जोत, जिसको हम जट्रोफा कर्कस भी बोलते हैं, ठीक है। देन एक करांज प्लांट होता है जिसको हम पोंगैमिया पिनेटा भी बोलते हैं। एंड फिर नीम है जिसको हमने पढ़ा ज़ैडिरेक्टा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका आप जाप निमोनिक बना सकते हो कि ये 3 प्लांट्स आपको याद करने हैं, जाप, ठीक है। जट्रोफा कर्कस, पोंगैमिया पिनेटा एंड ज़ैडिरेक्टा इंडिका। अब देखो इसको थोड़ा इलैबोरेट करके अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मान लो कोई आपका जाट फ्रेंड है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी या हरियाणा से है, जाट फ्रेंड है कोई आपका, तो वो किसी बात से रोने लगा, तो जाट रोने लगा, तो फिर आप उसको मनाने के लिए क्या करोगे? पिंग पोंग ऐसे करोगे, तो पोंगैमिया पिनाटा एंड आजा अपने पास बुलाओगे, तो जाट रो पोंग पिंग आजा, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो आपको याद रहेगा कि ये जो 3 प्लांट्स हैं वो एज अ बायोफ्यूल हम यूज़ करते हैं, या फिर बायोडीजल प्लांट हम इनको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बायोडीजल ऑयल सोर्स होता है जो कि किसी भी एडिबल फूड से compete नहीं करेगा। अब मान लो हम वीट को यूज़ करने लगे बायोडीजल बनाने के लिए, तो अब देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचा करो। वैसे तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी थिंकिंग डेवलप किया करो। मान लो अगर वीट है या फिर कोई भी एडिबल क्रॉप है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं बायोडीजल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस होगी, इसका जो इकोनॉमिक कंजम्पशन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। प्रोसेस करके आप फ्यूल बना रहे हो तो फ्यूल का प्राइस ज़्यादा होगा, तो फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को इधर डाइवर्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हो सकती है। इसलिए जो भी एडिबल प्लांट्स होते हैं उनको नहीं यूज़ किया जा सकता है
ये चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। अब बायोडीज़ल में होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स मैंने आपको बताया था कि कहीं भी लिपिड्स का नाम आए तुरंत इमेजिन करो फैट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बायोडीज़ल में हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला बायोडीज़ल प्लांट था हमारे देश का, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा। देन बायोफ्यूल इथेनॉल जो है वो मेनली शुगर केन और मेज से डिराइव करके हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ अब इथेनॉल की बात हुई है तो हम नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या जो हमारे टारगेट्स हैं वो क्या हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, एंड देन वी हैव जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल्स की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ों को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होता है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में अब बस आपको 2-3 चीज़ें समझनी है, ये सब देख के घबराना मत। देखो, इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है ना, वो बेसिकली आपको ये समझना है कि दिस इज़ सीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी, ओके। अब इसका जो टारगेट था ना कि इन्हें इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना था, ठीक है। तो इंडिया का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग था, ठीक है, इस E20 के तहत। तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी थी पेट्रोल के साथ 2030 तक। बट ये जो है ना टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 2025-26 में, ठीक है। तो हमने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल का टारगेट अचीव कर लिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब देखो वो जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि जो भी एडिबल फूड आइटम्स होते हैं उनको हम इन चीज़ों में डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ना देखो वी हैव जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट जनरेशन में एडिबल क्रॉप्स यूज़ होती थी, सेकेंड में बेसिकली फोकस हमारा यही था कि एडिबल क्रॉप्स को यूज़ ना करें। तो इसमें PM जीवन योजना वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ना वो सब तो खैर मेंस में यूज़ कर सकते हो आप, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बायो इथेनॉल को समझते हैं कि होता क्या है बायो इथेनॉल। देखो इथेनॉल ना एक, जिसके पहले तो ये समझ लो जिसके भी आगे OL लगा रहता है ना वो एल्कोहल ग्रुप का होता है। आपको पता है कि एल्कोहल ग्रुप की चीज़ें जो हैं वो हाईली इनफ्लेमेबल होती हैं, ज्वलनशील बोलते हैं जिसको। जैसे आपका सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल होता है, उसको जला के देखना, या फिर अगर आपने साइंस में कभी या लैब में इवन 9th-10th की भी लैब में आपने कभी देखा होगा तो इथेनॉल वगैरह उसमें होता है, उसको कभी जलाने का एक एक्सपेरिमेंट था जो हम लोग बहुत करते थे। उसमें क्या होता था कि हम इथेनॉल लेते थे एंड वो अपने कपड़े पे डाल के तुरंत उस पर आग लगा देते थे एंड ये बहुत ज़्यादा आग ऐसे प्रोड्यूस करता है विच लुक्स लाइक कि सीवियर फायर लग गई है, बट आप उसको तुरंत ऐसे बुझा दो एंड वो आपको हर्ट नहीं करता था। तो दिस वॉज अ फन एक्सपेरिमेंट। तो इससे आप याद रखना कि इथेनॉल को फ्यूल में यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, वैसे ये बहुत ईजी चीज़ है। तो अगर हम बायोमास से इथेनॉल को निकालते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, या फिर स्टार्च मटेरियल्स जैसे कॉर्न वगैरह के प्लांट्स हो गए, रॉटन पोटैटो हो गया, फिर वी हैव सेल्यूलोजिक मटेरियल्स जैसे कि वुड वेस्ट हो गया। यहाँ से अगर हम इथेनॉल को निकालते हैं, बेसिकली बायोमास से निकालते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं बायो इथेनॉल, ओके। नाउ एडवांस्ड बायोफ्यूल्स की बात करें तो इनको हम लिग्नोसेल्यूलोजिक फीड स्टॉक, जो कि हमारे नॉन फीड एनर्जी क्रॉप से, एनिमल डंग यानी जानवरों के गोबर से, या फिर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट रेसिड्यूज से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। ये हो गया हमारे एडवांस बायोफ्यूल्स, ठीक है। अब ये जो जनरेशन वाइज है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो ये देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में वी हैव सोयाबीन, शुगर केन, मेज़। अब ये क्या है, ये हमारे एडिबल फूड आइटम्स हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, तो एडिबल फूड आइटम्स यूज़ होते थे एज फ्यूल्स, ठीक है। नाउ सेकेंड जनरेशन में क्या है, लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड अदर वेस्ट स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो देखो आपको ये याद रखना है ना कि फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली जो भी एडिबल आइटम से बना होता था,
जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, स्टार्च कॉर्न हो गया आपका, ये चीज़ें यूज़ करी जाती थी बायोफ्यूल बनाने के लिए फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो इनका क्या होता था, कार्बन कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है। फिर आता है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। इसमें क्या होता था कि जो भी कार्बन कंटेंट था वो इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम होता था, ठीक है। एंड इसमें फिर क्या था कि जो लेफ़्ट ओवर फूड क्रॉप्स थी, जैसे बची खुची चीज़ें थी जो जिनको डायरेक्टली हम खाने की तरह यूज़ नहीं करते हैं, उससे हम बनाते थे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। जैसे कि राइस हस्क, धान का जो वो होता है, भूसा होता है वो, या फिर वुड, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती थी जो कि कार्बन न्यूट्रल होती थी। मतलब इसको हम जितना प्रोड्यूस करने में, या फिर जो भी चीज़ें हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उसने जितना भी CO2 एमिट किया है, दैट इज़ इक्वल्स टू जितना CO2 ये सीक्वेस्टर कर रहे हैं। सीक्वेस्टर मतलब अपने आप में ये होल्ड कर रहे हैं, CO2 को पकड़ के रख रहे हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एल्गी, ये याद कर लेना, ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में आपका क्या होगा, बहुत सी डाइवर्सिटी होगी, ये कार्बन नेगेटिव होंगे बेसिकली, ठीक है। एंड इसमें कौन सी चीज़ें यूज़ की जाएंगी, जितनी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होंगी, जैसे मान लो हम उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके डिज़ायर्ड क्वालिटी लेके आएंगे कि इनको हम फ्यूल्स बनाने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जनरेशन वाइज चीज़ें याद रखना। फर्स्ट जनरेशन में एडिबल क्रॉप्स यूज़ की गई हैं, उसमें क्वेश्चन में पूछ देगा सोयाबीन, शुगर केन, शुगर बीट, ये सब कौन से जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में यूज़ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये एडिबल क्रॉप्स आपके फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में आती हैं। सेकेंड में नॉन एडिबल क्रॉप्स और जो वेस्ट क्रॉप्स होती हैं ऑर्गेनिक, वो आती हैं। एंड थर्ड में याद रखना एल्गी। फिर आपका फोर्थ में जो भी सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया गया जिनको, वो आ जाएंगे, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव चिलगोजा पाइन। अब इसके पेड़ का नाम क्या होता है, पाइनस गेराडियाना, ठीक है। पाइन से याद रखना पाइनस गेराडियाना। अब ये क्या होता है ना, बेसिकली आपका ये हिमालयाज़ में पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में। इवन अगर आप नैनीताल वगैरह जाओगे तो भी मिल जाएगा। ऐसा होता है, एक डेकोरेटिव पीस जैसा इसको बहुत बेचा जाता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वुडन टाइप का, ठीक है। तो ये जब प्लांट पे होता है ना, तो इसकी सीड्स को एज अ ड्राई फ्रूट भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चिलगोज़ा। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये अराउंड 4000 पर केजी आता है, ठीक है। एंड ये 4000 इज़ एकदम इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है, 4000 रुपये किलो, ठीक है। तो इट इज़ रिच इन कार्ब्स एंड प्रोटीन, इसको नट मिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुलसी। तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ ऑसिमम टीनीफ्लोरम। फ्लोरम से याद रखना कि फ्लावर से थोड़ा रिजेंबल कर रहा है, एंड ऑसिमम टीनीफ्लोरम, टी फॉर तुलसी, टी फॉर टीनीफ्लोरम, ऐसे करके भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। एंड देन आपके पास फॉर एवर वो ऑप्शन है कि जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको कमेंट्स में 2-3 बार लिख दो, अपने आप याद हो जाएंगी। देखो तुलसी को हम होली बेसिल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी बहुत पूजा वगैरह होती है। एंड इट इज़ एन एरोमेटिक पेरेनियल प्लांट। अब देखो पेरेनियल का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने ज्योग्राफी में भी सुना होगा, किसमें, पेरेनियल रिवर्स के बारे में, कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल होती हैं। तो देखो प्लांट्स के बात करें हम, तो पेरेनियल प्लांट का मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहता है, ठीक है। जैसे तुलसी का पौधा आप घर में लगाते हो, आप उसको पानी देते रहो, देखो वो जल्दी नहीं सूखेगा, 2-3 साल तक आराम से चल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। एंड ऑल्सो यू नो कि उसमें से अच्छी सी स्मेल भी आती है, ठीक है। आयुर्वेद में भी इसका यूज़ किया जाता है, इसमें बहुत सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं ना, वो स्टमक और रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हेल्प करती हैं।
एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन कोल्ड वगैरह में आप सबको पता है यूज़ किया जाता है। उसके बाद वी हैव टर्मरिक। देखो हल्दी, इसको हम बोलते हैं करक्यूमा लौंगा। अब यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, बताओ कौन सा। हिंट दे दे रही हूँ, इसके नाम से ही ये एसोसिएट करता है। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा कि वो केमिकल इसमें पाया जाता है तो आपको ये नाम भी याद रहेगा, करक्यूमा लौंगा। ठीक है, आप सबको पता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मतलब कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग है या फिर मसल डिस्टर्ब कर रही है तो वहाँ पे उस चीज़ को वो ठीक करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब यही होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होता है, जैसे बचपन में चोट लग जाती थी या फिर अगर किसी को जॉइंट पेन वगैरह होता है, आर्थराइटिस वगैरह होता है, तो उसको हल्दी वाला दूध रिकमेंड किया जाता है। वो इसीलिए बिकॉज इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन डेमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है एंड इट ऑल्सो लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इट कैन स्लो द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज माउथ वॉश इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ। बेसिकली इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, एंड इट हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नाउ लेमन की बात करें तो इट प्रमोट्स हाइड्रेशन, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, वी ऑलरेडी नो, इट सपोर्ट्स वेट लॉस एंड इट इन्हांस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर आपको याद होगा तो कोविड में तुलसी, अदरक, लेमन, इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी बढ़ा दिया था हमने। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी थी। ठीक है, इट एड्स इन डाइजेशन, मतलब इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है ब्राह्मी, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है बैकोपा मोनियरी। ठीक है, एंड इसको हम जल निम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका हर्ब होता है ना, वो पेरेनियल क्रीपिंग हर्ब होता है जिसको आयुर्वेदा में भी बहुत यूज़ किया गया है, एंड हम ब्राह्मी बोलते हैं, ब्राह्मी एंड जल निम्ब, ये चीज़ें आप याद कर लेना, एक ही चीज़ होती हैं। एंड इसका साइंटिफिक नाम जो है वो होता है बकोपा मोनियरी। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक पर्सनल इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती हूँ। हमारे स्कूल टाइम में ना, हमारे स्कूल में एक बोटानिकल गार्डन स्टैब्लिश हुआ था, नया नया खुला था, एंड आई वॉज इन क्लास 9th और 10th। ठीक है, तो हमें हमारी टीचर ने बताया था ना कि ब्राह्मी के पत्ते खाने से दिमाग तेज होता है। देखो इसमें मेंशन है, आयुर्वेदा में इसको ब्रेन और मेमोरी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग विज़िट करने गए बोटानिकल गार्डन और हमारी टीचर ने बताया कि ये दिमाग तेज़ करता है, तो वहाँ पे प्लांट्स तोड़ना अलाउड नहीं था। सो स्कूल में छुट्टी के बाद मैं स्पेसिफिकली गई थी बोटानिकल गार्डन, ब्राह्मी के पत्ते तोड़ के लाई थी ताकि मेरा दिमाग तेज़ हो जाए उसको खाने से। अब पता नहीं दिमाग तेज़ हुआ या नहीं, बट या दिस इज़ द स्टोरी। तो ये याद रखना कि ये मेमोरी और ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए आयुर्वेदा में भी बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा भूलने लगता है, उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ एक, और कॉमनली ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। एंड एनजाइटी एंड ADHD में भी ये हेल्प करता है। ADHD इज़ बेसिकली अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली जो आजकल बहुत सारे यूथ्स को ये होती है, किसी को पता भी नहीं लगता है, कभी कभी आप किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर कभी कभी लगता है कि हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। कभी कभी आप कोई काम करते हो तो हाइपर एक्टिवली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करते हो, और नहीं करते हो तो बिल्कुल ही नहीं करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ ADHD। तो इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या फिर मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्राह्मी या फिर जल निम्ब, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बकोपा मोनियरी। ओके, नाउ वी हैव पुदीना और मिंट। मिंट देखो इट हैज़ अ कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा हर्ब है जो कि कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक हेल्थ एंड डाइजेशन। ठीक है, नाउ इसमें क्या करता है ना कि ये बाइल सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिर हमें डाइजेशन थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सदाबहार या फिर
विंका रोजिया, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैंथरैंथस रोजियस। अब देखो रोजियस देख के ये मत सोचने लगना कि ये रोज़ का साइंटिफिक नेम है। दिस इज़ सदाबहार, विंका रोजिया या फिर कैंथरैंथस रोजियस। ये इंडियन होम्स में ना एकदम मोस्ट कॉमन फ्लावर है, सबके यहाँ लगभग मिल जाएगा। पिंक कलर का ऐसा छोटा छोटा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सदाबहार, ठीक है। इट इज़ देखो एवरग्रीन श्रब, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एंड ये हमेशा ही उगते हैं एंड इट वर्क्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर डेकोरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे मानते हैं कि इसके फ्लावर्स जो हैं या लीव्स जो हैं उनको हम पानी में उबाल के अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दिया जाए तो ये उनके लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ वी हैव बेवरेजेस, जैसे कि हमारे पास है टी एंड कॉफ़ी। आई एम श्योर आप लोग में से सब लोग दोनों में से किसी एक को तो ज़रूर यूज़ करते होगे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वी ऑल नो टी एंड कॉफ़ी दोनों ही नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है, बट इट इज़ अ स्टिमुलेंट। अब स्टिमुलेंट का मतलब समझते हैं हम। स्टिमुलेंट मतलब जो आपको थोड़ा एक्टिव बनाता है, ठीक है। बहुत से लोग एग्ज़ाम देने से पहले भी ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेके जाते हैं या फिर कहते हैं ना नींद आती है तो चाय पी लो, तो वो क्या करता है आपको थोड़ा सा एक्टिव फील कराता है। अब हम समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। देखो टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है कैफ़ीन, यही आपका कॉफ़ी में भी होता है, ठीक है। टी में एक और चीज़ होती है वो याद कर लेना, टैनिन। इसको कैसे याद रखोगे, या फिर टी फॉर टैनिन भी याद रख सकते हो, या फिर बचपन में देखो अगेन दिस इज़ नॉट अ रेशियल रिमार्क, इट इज़ जस्ट फॉर फन और केवल याद करने के पर्पज़ से मैं बता रही हूँ कि हम लोगों ने बचपन में आप आई एम श्योर किसी ना किसी से आपने सुना होगा कि चाय मत पियो, चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं। तो टी फॉर टैनिन कि अगर आप टी पियोगे तो टैन हो जाएगा, ठीक है। टी फॉर टैनिन ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये बस याद करने के लिए है, ठीक है। कैफ़ीन क्या है, एक एल्कलॉइड है, मतलब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से देखो पर्सन फील्स रिफ्रेश्ड, बेसिकली आप थोड़े एक्टिव फील करने लगते हो। एंड कॉफ़ी में भी सेम चीज़ होती है, कैफ़ीन, टैनिन, डाइटरपीन्स एंड क्लोरोजेनिक एसिड। तो ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, कैफ़ीन एंड टैनिन। देखो कैफ़ीन है ना, ये आपका टी में मिलता है, कॉफ़ी में मिलता है, एंड देन फिर ये सब आप लोग जो सोडा ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, स्टिंग हो गया, डाइट कोक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैफ़ीन पाया जाता है, ठीक है। फिर जो जिम जाते हैं उनको पता होगा, अगर आप प्री वर्कआउट लेते होगे तो जाके अगर अगर अब पता होगा तो फिर तो ठीक है, नहीं पता होगा तो एक बार पीछे जाके देखना, उसमें जो कैफ़ीन का कंटेंट है ना वही बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से फिर आप रेस्टलेस फील करने लगते हो, तुरंत आपको ऐसा एनर्जी नहीं मिलती है ऑनेस्टली। जैसे अगर आप एक केला खाओगे तो आपको कार्ब्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, बट ये कैफ़ीन इनटेक करने से एनर्जी नहीं मिलती है, बस सेंस ऑफ एनर्जी मिलती है, क्योंकि फिर आप थोड़े से स्टिमुलेटेड हो जाते हो, थोड़े से एक्टिव हो जाते हो, तो आपको लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। चलो, टॉकिंग अबाउट कोकोआ, दिस इज़ ड्राइड एंड फुली फर्मेंटेड सीड ऑफ थियोब्रोमा ककाओ, ठीक है, ककाओ करके याद रखना, कोकोआ, ठीक है। एंड इसके बाद फिर इसको कोकोआ बटर में यूज़ किया जाता है, एंड इसकी बीन्स को भी चॉकलेट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर वी हैव कसनी विच इज़ चिकोरी सिचोरियम इंटाइबस, ठीक है। ये क्या है, वुडी पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट होता है जिसके ब्राइट ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग चिकोरी कॉफ़ी, ठीक है। ये ऐसे प्लांट होता है एंड उसमें लेवेंडर और ब्लू कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। चिकोरी का प्लांट ऐसा होता है, एक बार देख लेना सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहें, ठीक है। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और जो जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो आयोडीन जो है ना वो एक सी वीड से पाया जाता है जो कि एल्गी होता है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, लेमिनेरिया, ठीक है, जिसको हम केल्प सीवीड भी बोलते हैं। अब देखो केल्प फॉरेस्ट ना एक इकोसिस्टम है, जो आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी वगैरह अगर आपने देखा होगा तो अंदर सी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स उगे होते हैं जहाँ से बीच में ना ऐसे मछलियाँ जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो बेसिकली वो एक इकोसिस्टम है, आप सर्च करके भी देख सकते हो, केल्प फॉरेस्ट बोला जाता है उसको। तो ये जो लेमिनेरिया है ना वो कुछ वैसे ही उगता है, तो इट इज़ एन एल्गी, इसको हम केल्प भी बोलते हैं, ठीक है।
इट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन एंड पोटेशियम, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि आयोडीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो एक तो आपको पता है सॉल्ट, सी से आता है, बट अगर उसमें स्पीशीज़ का नाम दे दिया गया तो यू विल से एल्गी से या फिर सीवीड से, ठीक है। और एकदम स्पेसिफिकली इसमें मेंशन्ड हो तो लेमिनेरिया पे आप टिक लगाओगे, ठीक है। नाउ वेनीला जो है वो फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, हम सबको पता है वेनीला फ्लेवर जो है वो कहाँ से आता है, ऑर्किड्स से, ठीक है। देन जो टमाटो में मेन ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुट्टू का आटा बहुत सारे लोग व्रत में यूज़ करते हैं ना, तो कुट्टू का जो साइंटिफिक नाम होता है वो है फेगोपायरम एस्यूलेंटम, ठीक है, विच इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो फास्टिंग करते हैं तो भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है ना, कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ना हो, तो उसमें याद रखना कि कार्ब्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। पेपरमिंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मिंट या फिर मेंथॉल, तो ये मेंथा पाइपरिटा, ये इसकी लीफ से पेपरमिंट ऑब्टेन किया जाता है एंड इट हैव नेचुरल पेस्टिसाइड्स। इसकी जो लीव्स और ऑयल हैं वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं, ऐसे ठंडा ठंडा सा फील होता है आपको, एंड स्पेसिफिकली वो कहाँ यूज़ किया जाता है, मसल पेन, नर्व पेन या फिर खुजली वगैरह से रिलीफ देता है ये, ठीक है। नाउ वी हैव क्विनीन, ठीक है। अब ये मलेरिया से एसोसिएटेड होता है, क्विनीन जो है वो मलेरिया को ठीक करता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। आई एम श्योर आप लोगों को पता है बार्क क्या होता है, जैसे ये पेड़ की छाल होती है ना मोटी वाली ऊपर, इसको ही बोलते हैं बार्क। तो सिंचोना ट्री जो होता है उसकी बार्क से क्विनीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। दिस प्लांट इज एवरग्रीन श्रब और ट्री, बेसिकली ये एवरग्रीन होता है, ठीक है। देन वी हैव आर्टीथर, ये भी एक पोटेंट एंटी मलेरिया ड्रग है। अब मलेरिया से रिलेटेड ना 2-3 ड्रग्स हैं जो कि आप याद कर लो, आर्टीथर हो गया, क्विनीन हो गया, देन वी ऑल्सो हैव, इधर होगा क्लोरोक्वीन एंड एटोवैक्वीन। तो ये आप याद कर लोगे, क्वीन से, क्विनीन से बेसिकली रिजेंबल कर रहा है सब कुछ, ठीक है। देन कॉटन की बात करें, इट इज़ सॉफ्ट फ्लफी स्टेबल फाइबर जिसको हम क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटन प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है गॉसिपियम मेलवेसी, ठीक है। तो आप जी फॉर कॉटन कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है ना। वहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है, चलो बताओ कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, देखो कितनी ज्योग्राफी स्ट्रांग है आपकी। कौन सी सॉइल में कॉटन ग्रो करता है बेसिकली, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। तो जी फॉर गुजरात, जी फॉर गॉसिपियम मेलवेसी। ऐसे भी याद कर लो कि आप गुजरात गए कॉटन फील्ड्स में गॉसिप करने, ठीक है, तो याद हो जाएगा गॉसिपियम मेलवेसी, ठीक है। देन केमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर हम कॉटन की, तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है उसमें, विच इज़ 91%, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है, फिर वाटर और उसके बाद ही कुछ आता है, ठीक है, तो ये याद रखना। देन वी हैव ओपियम। ओपियम का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमिनिफेरम। अब आप सबको पता है ओपियम, अफीम को बोलते हैं ओपियम, ठीक है। देखो ओपियम का ना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट से किया जाता है। पॉपी इज़ बेसिकली ये इस तरह का जैसे धतूरा होता है गोल गोल सा, वैसे प्लांट होता है ओपियम का, इसी को हम पॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे ना ऐसे कट्स लगा दिए जाते हैं एंड फिर इसमें से वाइट कलर का लिक्विड टाइप का आता है, उसी को लेटेक्स बोलते हैं हम, ठीक है, उसी से ओपियम बनता है, ठीक है। देन अप्रॉक्स 12% ऑफ द ओपियम लेटेक्स इट्स मेड अप ऑफ एनाल्जेसिक अल्कोलॉइड मॉर्फिन। अब कौन सी अल्कोलॉइड पाई जाती है इसमें, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करता है, एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है ना, आपके दर्द को जो कम करे, ठीक है। तो मॉर्फिन से क्या होता है, लोग नशे करते हैं बेसिकली किस लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए, तो मॉर्फिन यूज़ होता है वहाँ पे। फिर कुछ और कंपोनेंट्स हैं जैसे हेरोइन, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, ये आपका ओपीएम से डिराइव किया जाता है, ठीक है। अब एक तो चीज़ मैंने आपको बताई एनाल्जेसिक, मतलब ये दर्द को कम कर रहा है, तो ड्रग्स में तो लोग यूज़ करते ही हैं, बट इसका ऑब्वियसली कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो हम मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो आप एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है या फिर दर्द की जो दवाएं होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उसमें भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
अब ओपीएम का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पेपेवर सोमनीफेरम। इसको कैसे याद करोगे? देखो ओपीएम मैंने आपको बताया कि मॉर्फिन, हेरोइन, ये सारी चीज़ें ओपीएम से डिराइव होती हैं जो कि ड्रग्स में यूज़ की जाती हैं। तो ड्रग्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? नशे के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो यंगस्टर में एक बहुत कॉमन चीज़ यूज़ की जाती है नशे के लिए, जिसमें एक पेपर यूज़ किया जाता है जिसको आप रोल करते हो। मुझे नहीं पता क्या है ये, आपको पता होगा तो आप बता देना कमेंट्स में ये क्या है, ठीक है? तो उस पेपर को आप रोल करते हो, है ना? तो पेपेवर सोमनीफेरम याद कर लेना। ओपीएम का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है? वहाँ पेपर से एसोसिएट कर देना, ठीक है? नाउ देखो, अब हमारे पास है कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज। मैंने आपको बोला था ना क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए रिवॉर्ड लेके आई हूँ। दिस इज़ योर रिवॉर्ड फॉर टुडे। अब ये जो पीवाईक्यूज हैं ना, इसमें जितने भी पॉइंटर्स इंक्लूड हैं वो ऑलरेडी 5-6, ये मिनिमम 5-6 बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सारे एग्ज़ाम्स को मिला दिया जाए तो ये मिनिमम 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो इसको पढ़ लेते हैं। सो वी हैव पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। इसके पास ना एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये बेसिकली हरे रंग की एक घास होती है, वीड होता है बेसिकली। चलो मैं बता देती हूँ, ये ना इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है? मल्टीपल फैक्ट्स मैं आपको दे रही हूँ इसके बारे में। इसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हिंदी में शायद इसको गाजर घास बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपने देखा होगा बहुत सारी ये पार्क्स वगैरह में, बहुत सारा बीच में तो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, तो कहीं भी लग जाती है तो फिर वो पूरा एरिया ही कवर कर लेती है, ठीक है? तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इट हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद वी हैव लिटमस। लिटमस पेपर आपने देखा होगा कि रेड कलर का और ब्लू कलर का होता है, वो टर्न करता है जिस भी कलर में, उससे हम पता लगाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, ठीक है? तो लिटमस को एज एन एसिड बेस इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है? अब ये कहाँ से, किससे ऑब्टेन करते हैं हम, किससे मिलता है? लाइकेंस से। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब ये ऑर्डर समझो, आग्रह समझो, आवेदन समझो, आदेश समझो, जो भी समझो, सारे के सारे आंसर करो। लाइकेन कौन सी दो चीज़ों के एसोसिएशन से मिलके बनता है? एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, लाइकेन को हम क्या बोलते थे? पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है? इसमें दो स्पीशीज़ मिल करके लाइकेन बनाती थी। अब वो दो स्पीशीज़ कौन सी हैं ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता है तो पॉज करो, गूगल करो, सर्च करो, उसके बाद लिखो, लेकिन लिखो कि लाइकेन कौन सी दो स्पीशीज़ से बनता है, ठीक है? चलो, तुलसी हमने पढ़ा कि मेडिसिनल वैल्यूज़ की होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो किस वजह से होती हैं? फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ये दो टर्म्स आप याद कर लेना। फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स उसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं तुलसी में। उसके बाद वी हैव पेट्रोक्रॉप्स। मैंने बताया था बायोडीजल क्रॉप्स जो हैं, उसमें हमने जट्रोफा पढ़ा था ऑलरेडी। इसकी ट्रिक क्या थी? JAP, या फिर जाट फ्रेंड आपका रो रहा था तो आप फिर क्या करोगे? पिंग पोंग करके बुलाओगे अपने पास, आजा मनाने के लिए, ठीक है? ये ट्रिक थी। ये 3 प्लांट्स आपके बायोडीजल प्लांट्स होते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग करके मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। अब वो एक ऑप्शन वाला सिस्टम चला गया है। यूपी पीसीएस भी काफ़ी अपग्रेड कर चुका है, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन अपग्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये 3 प्लांट्स आप याद कर लेना। हमने पढ़ लिया है कि जो बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स, ठीक है? एग्जाम्पल में जट्रोफा और 2 और जो हमने पढ़ा था, ठीक है? पहला इंडिया का बायोडीजल प्लांट कहाँ बना? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, ठीक है? चिलगोजा कौन सी प्लांट की सीड से मिलता है? पाइन सीड से, ठीक है? नीम के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। देखो इस क्लास का रिवीजन ही बेसिकली मैं आपको यहीं पर करवा दे रही हूँ, ठीक है? तो 2-3 बार और करोगे ना आप, अपने PDF से रिवीजन कर लोगे, और वो चीज़ आपको नहीं याद हो रही होंगी, 1-2 बार आप लिख लोगे ना तो साइंस के मास्टर बन जाओगे फिर आप। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? एंड आई एम एमिंग की 2-3, चलो ठीक है 2-3 गलतियाँ, ह्यूमनली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, बट उससे ज़्यादा साइंस से आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है? आयोडीन हमने पढ़ लिया था कि ये सीवीड एल्गी से मिलता है। कौन सी स्पीशीज़ थी? लैमिनेरिया, ठीक है?
फिर देखो पेपरमिंट जो है ना, उससे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल उसके कौन से ऑर्गन से मिलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लीफ से मिलता है, ठीक है। उसकी पत्तियों से ही सबसे ज़्यादा तेल मिलता है, ठीक है। अगर स्टेम वगैरह मेंशन है, स्टेम है, रूट है, तो कंफ्यूज मत होना, लीफ से ही पेपरमिंट के पौधे में सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है, ठीक है। कैफ़ीन हमने पढ़ लिया है कि ये स्टिमुलेंट होता है, एल्कलॉइड होता है, टी कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है, और कार्बोनेटेड या फिर एनर्जी ड्रिंक्स, जो भी डाइट कोक हो गया आपका, दूसरी एनर्जी मॉन्स्टर वगैरह हो गए, ये सब ड्रिंक्स बहुत सारी पीते हो आजकल आप लोग, स्टिंग हो गया, इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये कैफ़ीन करता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, क्योंकि ये नॉन एल्कोहलिक होता है एंड लोग समझते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो ये साइको एक्टिव तरीके से यूज़ किया जाता है, या फिर CNS यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये एक तरह से ट्रिक करता है ताकि आप एक्टिवली काम करो, ठीक है। चलो, क्विनीन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये सिंचोना ट्री के बाग से ऑब्टेन होता है एंड ये मलेरिया को ट्रीट करने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम से कॉज होता है एंड वेक्टर्स कौन से होते हैं इसके, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। उसके बाद देखो, अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट है बेसिकली, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वो कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि हमने एक बार क्लोव डिस्कस किया है, लॉन्ग, वो क्या होता है, इट इज़ अ बड, फ्लावर बड बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ही सैफरन की बात करें हम, जो केसर होता है, तो वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन करता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो सैफरन होता है वो हम स्टिग्मा से ऑब्टेन करते हैं। ओपीएम जो है, मैंने आपको दिखाया भी था बना के कि ये धतूरे की तरह ऐसा होता है, तो दिस इज़ फ्रूट, ये हम फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। एस्फेटिडा जो है, जिसको हम हिंदी में हींग बोलते हैं, वो कहाँ से निकलता है, रूट से निकलता है। रबर वी ऑब्टेन इट फ्रॉम स्टेम। देखो, अगर आपने देखा होगा तो रबर का जो पौधा होता है उसमें ऐसे कट्स लगा दिए जाते हैं एंड यहाँ से वो जो लिक्विड लेटेक्स बह के आता है, वो जब जम जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। एंड क्विनीन हमने पढ़ा बाक से मिलता है, ठीक है। ओपीएम देखो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ओपीएम का जो साइंटिफिक नाम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। कैसे, मैंने आपको बताया था, आप याद कर लोगे। एंड आपको जो मैंने बताया है ये भी, कि आप इन स्पीशीज़ का नाम कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, चुपचाप आओ, जब चैट खुलेगी वॉर रूम में, जो मन आए आपको, जो भी स्पीशीज़ आपको ठीक लगे, ओपियम है, मैंगो है, आंवला है, जो भी चीज़ आपको याद नहीं आ रही है या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसका नाम लिखना, उसके आगे उसका साइंटिफिक नाम लिखना। पेपेवर सोमनीफेरम हम ओपियम को बोलते हैं, मैंगो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको हार्ड लगे, जो भी आपको टफ लगे, चुपचाप आके लिख के बैठ जाना, फिर देखना किसको समझ में आता है किसको नहीं समझ में आता है, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। SSIP की टीम वुड बी ऑलवेज देयर फॉर यू, वील बी ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। सो या, दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, you know what to do guys, keep studying, goodbye, take care.